आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ SIPs एंड म्यूचुअल फंड। How do you want to react to it? दुनिया में कोई भी मैंने अमीर इकोनॉमिस्ट नहीं देखा। नए इन्वेस्टर, क्या ये सही समय होगा? जितनी मेरी लागत थी का 2.5 गुना से ज्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी। तो मैं ये मानता हूँ कि आपका व्यू 10 साल से ऊपर का होना चाहिए। अब उनके पोर्टफोलियो में है स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, क्या करें वो? आप गलती भी करेंगे ना, लंबे समय में FD से ज्यादा कमा बैठेंगे। So you never stop your investment. भारत की मार्केट्स ऊपर जाएंगी। किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में? मैं गोल्ड बेसिकली हर महीने खरीदता हूँ जब भी वो थोड़ा सा गिरता है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा। ये है खास पॉडकास्ट, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि छोड़ो पैसों की बातें। मूड है खराब क्योंकि शेयर बाजार का निकला हुआ है दम, म्यूचुअल फंड में भी मुनाफा हो रहा है कम, और ऐसे में लग रहा है कि अब आगे क्या होगा। तो आपके इस डर को भगाने के लिए मैं लेकर आई हूँ फाइनेंशियल कोच संजय कथुरिया जी को, और इनकी सेवाएं लेते हैं आपके डर को थोड़ा सा कम करने के लिए। संजय, आपकी बहुत ज़रूरत महसूस होती है, आप जिस हल्के फुल्के अंदाज में बताते हैं। अभी जो चल रहा है, ठीक है, सितंबर से जो हमने एक डाउन टर्न देखा वो बड़ा सस्टेन डाउन टर्न हो गया, और अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सबसे बड़ी गिरावट है, 30 साल की बड़ी गिरावट है, ऐसी गिरावट नहीं देखी। और आप इस सिचुएशन को कैसे रीड करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए? तो थैंक यू सो मच प्रियंका मैम फिर से इनवाइट करने के लिए। और अभी हमने आपका मनी 9 का जो समिट किया था उस पर भी ये चर्चा बहुत हुई थी, और बड़े बड़े दिग्गजों ने एक ही बात बोली कि स्टिक अराउंड, ये गेम सिर्फ स्टिक अराउंड करने का है। और ये ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार कुछ ऐसा करेक्शन आ रहा है। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं 2022 में जाए तो 2022 में जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध स्टार्ट हुआ था तो मार्केट्स ने करीबन 15% की करेक्शन तब भी देखी थी निफ्टी ने, और उसके बाद वो रिकवर हो गई थी करीबन 6 से 9 महीने के अंदर। उससे पहले हम 2020 पे जाएं तो 37 से 40% मार्केट नीचे गई थी, जो फिर से 9-10 महीने में रिकवर हो गई थी। उससे पहले अगर हम जाए तो 2015 के आसपास मार्केट सस्टेन्ड तरीके से नीचे गई, और उसमें वो करीबन 20-25% नीचे गई थी, और उसके बाद उसको रिकवर करने में करीबन 18 महीने लग गए थे। तो ये जो ना मार्केट के साइकिल्स चलते रहेंगे। पर आप एक बात समझिए कि किसी व्यक्ति ने 26,000 में भी पैसा डाला, वो अब पैसा नहीं डालता, ठीक है, और वो अब पैसा नहीं डालता और अब जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल नहीं करता। तो जब जैसे ये यू टर्न मार्केट 26 आएगा, मैं कहता हूं आज नहीं आएगा, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद, 24 महीने बाद आएगा, कभी तो आएगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मार्केट जो है 24 महीने तक वापस ही ना आए, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ेंगी, कंपनी की ग्रोथ, इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है, कंपनी की ग्रोथ होंगी, अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो ये यू टर्न मार्केट आएगा। अब कब आएगा यही एक क्वेश्चन है, और यहां से कितना नीचे जा सकता है यही एक क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से डाउनसाइड जाने का चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, क्योंकि अगर आप निफ्टी की 5 साल की प्राइस टू अर्निंग्स को देखें तो वो 20 के आसपास आ चुके हैं, और अगर आप हिस्टोरिकल ग्राफ देखें तो कभी भी निफ्टी की अर्निंग 20 से नीचे नहीं गई, एक्सेप्ट 2008 का जब बहुत मैसिव क्रैश हुआ था, तब वो थोड़ा सा नीचे गया था, बिलो 20 गया था, बट अभी भी वो 20 की रेंज में ही है, मेजरली 20 की रेंज में रहता है। तो जब ये 20 की रेंज में आ गया तो अब गिरने के चांसेस कम, बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो गए। पिछले 2 दिन में हमने देखा मार्केट्स ने थोड़ा उछाल लिया है, ये मार्च का महीना थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है मार्केट्स के लिए। तो अचानक से ना ये मौका हाथ से छूट जाएगा, फिर आप बैठे होंगे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, प्रियंका जी बोल रहे होंगे अरे संजय जी तो मौका ही छूट गया, वो तो निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर चला गया अब अचानक से। तो ऐसा मौका आपसे ना छूटे, इसलिए इस सब पे ज्यादा फोकस ना करते हुए अपनी SIP चालू रखें। अगर आपके पास किसी प्रकार का अपॉर्चुनिटी कैपिटल है तो उसको आप जरूर निवेश करें, और अपने इमरजेंसी फंड को प्रोटेक्टेड रखें, ताकि कल को कोई इमरजेंसी आ जाए तो आप प्रोटेक्टेड है। तो आई थिंक इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है। ओके, तो आपके सवाल के सामने एक और सवाल मैं रखती हूँ जो मेरे एक व्यूअर का है, और इस व्यूअर का नाम है निर्झल बिस्वाल। निर्झर बिस्वाल ने बोला कि 18 महीने पहले मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था, और अब मैं 12% डाउन है मेरा पोर्टफोलियो। सितंबर में कोई नहीं बता ही पा रहा था कि मार्केट जो है ये इतना नीचे जाएगा, सबको तो सितंबर में भी बहुत अच्छा सब जगह दिख रहा था। अब जो है सारे एक्सपर्ट्स जो कहते हैं, मैं उन पे मेरा भरोसा उठ गया है, क्योंकि कोई बता ही नहीं पा रहा था मेरा पोर्टफोलियो इतना खराब है, इन्फ्लेशन इतना है, मेरे खर्चे नहीं चल रहे, मैं कैसे अपने पोर्टफोलियो को संभाले रखूं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है निर्जल जी, कि आपको एक्सपर्ट्स की नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी मैंने अमीर इकोनॉमिस्ट नहीं देखा। अगर इकोनॉमिस्ट प्रिडिक्ट कर पाते तो वो अमीर होने चाहिए, तो वो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने चाहिए थे। हाँ, वो अपनी सेवाएं प्रदान करके अमीर हो रहे हैं, पर कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से इकोनॉमिस्ट को नहीं देता, बिकॉज वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। अब इनके लिए मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि 2016 में सितंबर के महीने में मैंने एक SIP चालू करी जी, 30,000 रुपये महीने की। वो 30,000 रुपये महीने की SIP करी तो 2020 का फरवरी आया, तब तक मेरे रिटर्न्स थे 0%, ठीक है। तो 3.5 साल मैंने कोई रिटर्न नहीं कमाया। फिर आ गया मार्च 2020, जब मार्केट ऐसे क्रैश हुई, मेरा वो जो पोर्टफोलियो था, जो पर्टिकुलर SIP था, उसमें जो भी वैल्यू हो गई थी वो 25% नीचे गिर गई मेरे निवेश से, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं SIP करता रहा, मेरे को तो पता ही नहीं, हमारे तो SIP कटती है तो कटती है। अब आज स्थिति यह है कि ये गिरावट के बाद भी जितनी मेरी लागत थी उसका 2.5 गुना से ज्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी है।
तो अगर मैं उस दिन पैसा निकाल लेता, जब कोविड का क्रैश आया और मैं 25% डाउन पे निकाल लेता पैसा, तो आज वो 2.5 गुना नहीं होता, इवन आफ्टर जब मार्केट 15% नीचे गिर गई है, स्मॉल कैप 22-23% नीचे गिर चुका है। तो ये गेम आप नहीं जीत सकते अगर आप इस गेम को 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए खेलने आए हो, और स्पेशली जब इस तरह के डाउन टर्न। और जब मैं तो कह रहा हूं ये मौका है भाई, धोखा नहीं है, मौका है। अगर आज मैं बड़ा दुखी था ये देख के जब एम्फी ने अब फरवरी का डेटा लॉन्च किया, एंड इट वाज वेरी शॉकिंग कि आज अब एसआईपी का क्वांटम भी कम हो गया, 500 करोड़ रुपए कम हो गया महीने का, और उसके अलावा जो क्लोजर रेशियो है वो 123% हो गया, 123% के आसपास हो गया, यानी कि 100 लोग नए जुड़ रहे हैं तो 123 लोग बाहर हो रहे हैं उसमें से। तो आई थिंक ये एक बहुत स्कैरी सिचुएशन है, बिकॉज लोग गलत टाइम पे पैसा बाहर निकाल रहे हैं, इससे उनका मार्केट्स पे से विश्वास खत्म हो जाएगा, और यही जो रह जाएगा वो 12 महीने 18 महीने 24 महीने बाद सोच रहा होगा वाह यार मैंने तो बहुत अच्छा डिसीजन तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो शॉपिंग बैग ओपन रखता हूँ इस टाइम पे और मैं बहुत खरीदता हूँ। ओके, अब निर्जा जैसे ये लोग, निर्जा का तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, उसके लिए आपका मैसेज क्लियर है कि आपको अभी इन्वेस्टमेंट करते रहना है, निकलिए नहीं, अनलेस की कुछ ऐसी डायर इमरजेंसी कि आपको पैसे की ज़रूरत है। अब बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स के स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, उसमें से एक शंकर शर्मा, उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने दीदी और जीजा जी को कहा कि वो बैंक FD, गोल्ड और रियल एस्टेट में निवेश करें, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में नहीं करें। ठीक है जी। हाउ वुड यू वांट टू रिएक्ट टू इट? आप तो म्यूचुअल फंड के एकदम एम्बेसडर हैं और आपको लगता है आप अपने कई सपने पूरे कर सकते हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट टू शंकर शर्मा सेइंग कि भाई ये सब बेकार है, ये सब मिथ्या है, सच है बैंक FD, गोल्ड और रियल एस्टेट भी घर से आप जा रहे हो 25 किलोमीटर दूर आउटस्कर्ट में लो, ये मिथ्या है। देखिए मैं वापस आता हूँ, शंकर शर्मा जी मार्केट्स में बहुत समय से हैं, वो मार्केट्स की उतार चढ़ाव को समझते हैं, उनकी बहन बहुत ही लकी है कि उनके जैसा भाई है उनका, कि वो उनको बता सकते हैं, पर हर जन उतना लकी है नहीं, और वो जो एडवाइस बहन को देंगे, अचानक से अगर वो एडवाइस उन्होंने चेंज कर लिया आफ्टर 6 मंथ्स, तो वो फिर से आके नहीं बताएंगे कि मैंने अब एडवाइस चेंज कर ली थी, तो आप तो उनकी पुरानी एडवाइस के साथ फंस जाओगे और वो नई एडवाइस दे चुके होंगे। अब इसका मैं सिंपल आपको बहुत डेटा ओरिएंटेड उदाहरण दूंगा। प्रियंका मैम, आप जानते हो मैं डेटा से बात करता हूँ। 2008 में किसी व्यक्ति ने अगर टॉप पे 2008 के टॉप पे जनवरी में पैसा डाला होता, ठीक है, 1 लाख रुपए डाले होते फॉर उदाहरण समझते हैं, और वो उसके बाद मार्केट क्रैश हुई, नीचे गई, 61% मार्केट नीचे गई, 61%, वो तो भयंकर वाली भयंकर था, वन ऑफ द बिगेस्ट फॉल्स था, और वो आदमी हताश होकर बोल दिया कि सर अब तो मैं जी नहीं मार्केट में आ रहा, आई एम सेइंग बाय बाय टू द मार्केट, बाय, मैं जा रहा हूं। अब क्या हुआ, उस आदमी ने आज अचानक अपना पोर्टफोलियो खोला, ठीक है, आज अचानक उसने अपना पोर्टफोलियो खोल लिया। अब जब मार्केट गिर चुकी है उसके बाद, और उसने निफ्टी में ही पैसा डाल दिया था उदाहरण के तौर पे, तो 2008 से लेकर 2025 आज जब गिरावट हो चुकी है और उसने सबसे खराब टाइम पे खरीदा था लाइफ में, मैम फिर भी उसने सालाना 9% कमाया है। 9% कंपाउंडेड विदाउट गिविंग टैक्स। अगर आप FD के हिसाब से सोचे तो ये रिटर्न करीबन 12 से 13% होता है। तो मैं ये कहूंगा कि आप गलती भी करेंगे ना तो आप लंबे समय में FD से ज्यादा कमा बैठेंगे। तो मैं कहूंगा कि इन सब चीजों पे मत ध्यान दीजिए। शंकर शर्मा जी का जो कहना है, अच्छा मैं इसका एक उदाहरण और देता हूँ। आज मार्केट्स 22,000 के आसपास है, मैं कहता हूँ 3 साल में जाके ये 26-27 हज़ार पे वापस आते 3 साल बाद, यानी कि 30% 25-30% 3 साल बाद बढ़ेंगी, तो भी तो आपको FD से बेटर रिटर्न्स दे गई। तो आप मत सोचिए इतना, आप बस खरीदते रहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है। हाँ भाई, अगर आपको पैसा 3 साल में चाहिए, 4 साल में चाहिए, तो आपको इक्विटी मार्केट्स में होना ही नहीं चाहिए, तब आप डेट मार्केट्स में रहिए, आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज लीजिए, आप गोल्ड लीजिए, ये सब चीजें लीजिए। पर अगर आप मार्केट में हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपका व्यू 10 साल से ऊपर का होना चाहिए, और जब 10 साल से ऊपर का व्यू होना चाहिए तो ये छोटी मोटी चीजें आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करनी चाहिए। तो आप जो शंकर शर्मा कह रहे हैं सब मिथ्या है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक, आप उनके साथ नहीं है? देखिए, मैं उनके साथ हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन अभी से भी 15 साल बाकी है। सो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, मैं बहुत लॉन्ग टर्म सोचता हूं, और जो मैं शॉर्ट टर्म सोचता हूं, निवेश कर रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि बैंक FD, गोल्ड जो कि अभी बहुत हाइज में है, और रियल एस्टेट, इन तीनों से आपको बेटर रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी में कोई जाता है? देखिए, बैंक से तो FD से तो मिल जाएगा 10-15 साल के होराइजन में, गोल्ड से भी हो सकता है मिल जाए। रियल एस्टेट में कभी कभी कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, पॉकेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और स्पेशली वो भी मैं कहूंगा कि लैंड में होती हैं या प्लॉट्स में होती है, जहां कहीं ना कहीं डेवलपमेंट आ रही होती है। पर वो आर्बिट्राज को फाइंड करना, या तो आपके भाई कोई दोस्त यार हो, कोई आप किसी को जानते हो जिसको पता हो कि कुछ डेवलपमेंट्स होने वाली है, तो बात समझ आती है। दूसरी चीज, जमीन जो है, जैसे प्रियंका जी जब भी किसी के घर बेटी होती थी तो पिताजी बोलते थे मैं जमीन ले रहा हूँ, शादी के लिए ले रहा हूँ। तो यानी आप सोचिए कि पिताजी को पता होता था कि ये गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टिंग है, मेरी डॉटर की मैरिज, यानी 21-22 साल बाद
इस जमीन के टुकड़े को मैं बेचूंगा क्योंकि उतने में मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको जब भी जमीन खरीद रहे हो तो आपको एक 5-10 साल का होराइजन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग में अगर आप कुछ स्पॉट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार अभी पीछे देख रहा था, अक्षय कुमार जी ने अपना घर बेचा रिसेंटली। उन्होंने कोई बॉम्बे में लिया था घर, तो उन्होंने जितने में खरीदा था 2017 में उन्होंने करीबन 3.25 करोड़ में खरीदा था, 2.75 करोड़ में, और अब 2025 में 24 एंड 25 में जाके करीबन 4.5 पौने 5 करोड़ का बेचा। तो मैंने उसका CAGR निकाला, अपनी तो आदत है, तो वो देखा तो वो CAGR निकला 6% के आसपास, यानी कि 6% की सालाना वृद्धि हुई है उस घर के वैल्यू में। अगर उन्होंने होम लोन लिया होता तो होम लोन 8.5% पे, तो यानी होम लोन जितना भी उनका रिटर्न नहीं बना, यानी उनकी इक्विटी की वैल्यू तो इरोड हो गई ना। तो शॉर्ट समय के दौरान जो है सारे एसेट क्लासेस को देखना गलत होता है। आप एफडी को देखते हैं तो आप एफडी, अच्छा मैं देखता हूं काफी लोग 10-10 साल की एफडी करते हैं, ठीक है, पर वो चुप होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है एफडी ऐसे चल रही है, तो उनको पता है हर साल बढ़ता जा रहा है। अरे 10 साल एक बार मार्केट में तो रह के देखो, क्या मैजिक होगा आपके साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा। तो आप अभी भी उसी क्लब में हैं कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, म्यूचुअल फंड आपका टॉप निवेश रहेगा? बिल्कुल, एब्सोल्युटली प्रियंका जी, देखिए मेरे पास उससे अच्छा कोई विकल्प नहीं है। तो वो लोग जो फरवरी में हमें दिखे कि कम सिप इन्फ्लोज आए, सारे ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कम हुआ है, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज एक ही है कि आप देखिए हो क्या रहा है प्रियंका जी, लोगों ने 2020-21 में अपनी ऐप खोली और उसमें देखा हाईएस्ट रिटर्न्स कौन सा फंड दे रहा है और उस फंड को चुन लिया। अब अधिकांश फंड्स जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 2-3 साल में, या तो वो मिड कैप के थे या स्मॉल कैप के थे, लार्ज कैप के थे ही नहीं। तो आपने वो खरीद लिया, अब उसका रिस्क सामने आ गया, क्योंकि जो चीज ज्यादा रिटर्न देती है वो रिस्की भी होती है। यही अगर आपने सोच समझ के खरीदा होता और सब कुछ स्मॉल कैप और मिड कैप में ना डालते हुए कुछ लार्ज कैप में डाला होता, कुछ हाइब्रिड में डाला होता, कुछ फ्लेक्सी कैप में डाला होता, आज आप देखिए एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, मार्केट्स 15% डाउन है, वो 3% डाउन है, तो आप बच जाते ना, उतनी तेजी से गिरावट नहीं होती। पर यही कुछ बहुत अग्रेसिव फंड्स है वो 24% डाउन है, 25% भी डाउन है। तो संजय, अभी जो लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में फंसे हुए हैं, ठीक है, जो देख रहे हैं कि उनका पोर्टफोलियो गिर गया और उन्होंने शायद अभी 3 साल पहले निवेश किया था स्मॉल कैप मिड कैप, जो बल्कि राइजिंग स्टार लग रहे थे, अब उन्हें लग रहा है ये तो डुबा रहे हैं। अब उनके पोर्टफोलियो में है स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, क्या करें? वो वहां नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, उनको भी क्या करना चाहिए? शुड दे अबैंडन द शिप या फिर अभी बने रहें, टिके रहें, क्या करें? चेंज करें स्ट्रैटेजी? देखिए पहले तो मिड कैप को समझते हैं। मिड कैप है ना देश की 101 से लेकर 250 नंबर की कंपनी है। अब आप मुझे बताइए कि 121 से लेकर 250 कंपनी में ऐसा क्या बिगड़ेगा कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे अगले 10-15 साल में? उसमें बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, CDSL है, APL अपोलो है, ऐसे बहुत सारे नाम है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कि ये 150 कंपनी कहाँ जा रही है भाई। इन्हीं 150 कंपनी के क्लब में से कल को जाके कोई लार्ज कैप बनेगा। अच्छा, स्मॉल कैप में प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल कैप में सबने ना माइक्रो कैप चुन लिया। 250 से लेकर के ऊपर वाली कंपनियां। हाँ, 250 से 500 इसमें स्मॉल कैप भी और माइक्रो कैप भी होंगे। पर लोग है ना वो 500 कंपनी से नीचे खरीद रहे थे, मतलब जो लास्ट का लॉट उससे छोटी। तो मैं इनको कहता हूं आप है ना फिर स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, आप कचरा बिन रहे हो। कचरा बिनता है ना आदमी कि यार कुछ बचा हुआ रह जाए और इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें जो हैं फंसे हुए हैं, अभी उनको ऐसा लग रहा है जो फंसे हुए वहीं रहना है उनको ना। देखिए, अगर आपका फंड कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर है, आप उसको 4-5 अवधियों में चेक कर लीजिए। 5 साल की परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए। अच्छा, किसके अगेंस्ट चेक करेंगे? उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट और उसके कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट। ये सारी डेटा बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। आप उसको 5 साल, 3 साल, 1 साल, 6 महीने और 1 महीने की अवधि में चेक कर लीजिए। अगर वो अधिकांश अवधियों में अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, यानी वो एक अच्छा फंड है, उसके साथ रहिए। क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर आपका बेंचमार्क 20% गिर गया और वो फंड 15% गिरा है, तो मैं तो उस फंड को अच्छा मानूंगा। तो आप पहले कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के साथ उसको चेक कीजिए। अगर वो कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें SIP करते रहिए, क्योंकि आगे जाके वो आपको रिटर्न्स देगा जब बेंचमार्क ऊपर होगा और जब मार्केट ऊपर होगी। अब अगर वो बेंचमार्क को ही नहीं तोड़ पा रहा है या बेंचमार्क से खराब परफॉर्मेंस कर रहा है और कैटेगरी एवरेज में भी सबसे खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आज ही छोड़िए उसको। तो यानी ये रिव्यू करने का भी टाइम। बिल्कुल। आप लोगों ने अगर बिना सोचे समझे निवेश किया है तो पीटर लिंच की बात वही आ जाती है कि यू शुड नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन। ना आपको पता था आपने क्या खरीदा है, ना आपने पता था क्यों खरीदा है। भाई अपन कपड़े भी खरीदने जाते हैं ना, तो ये सोच के जाते हैं यार ये मैं कैजुअल वेयर खरीद रहा हूँ, ये मैं ऑफिस के लिए खरीद रहा हूँ, ये मैं पार्टी जाने के लिए खरीद रहा हूँ, और उस हिसाब से कपड़ा लेते हैं। म्यूचुअल फंड लोग पता नहीं आंख बंद करके ले लेते हैं। आदमी जब सब्जी लेने जाता है तो वो सोचता है यार रात को मेरे को पनीर की सब्जी बनानी, तो चलो पनीर चाहिए, टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए, आलू चाहिए। अब पनीर की सब्जी बना रहे हो तो आप गोभी थोड़ी लोगे। हाँ, जैसे मैं पोर्टफोलियोज देखती हूँ कि 12 स्कीम्स भरी हुई हैं, हाँ। और 12 में 10 होंगी स्मॉल कैप और मिड कैप, और एक कोई
इंडेक्स फंड नाम के लिए ले लिया तो ले लिया, एक कोई फ्लेक्सी कैप ले लिया तो ले लिया। अब वैसे लोग जिनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप है, उनके लिए अभी रिव्यू करने का टाइम पहली है। चीज आप रिव्यू करिए, रिव्यू करके ये देखिए कौन से फंड्स ओवर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अपने कैटेगरी एवरेज से और अपने बेंचमार्क से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये रिव्यू कीजिए कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है क्या मैं इनको 10 साल के लिए ओन कर सकता हूं, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप 5 साल की ओनरशिप के लिए बने ही नहीं है। मेरा मिड स्मॉल कैप फंड 9 साल से चल रहा है मेरे साथ और अगले 11-12 साल और चलेगा, तो मैंने बनाया ही उसको 20 साल के लिए था, तो मुझे पता है 20 साल में तो ये अच्छा करके जाएगा ही जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और ये बहुत जगह उदाहरण देता हूं। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 30 साल पहले आया था 10 रुपए का, आज वो 2000 रुपए का है, 200 टाइम्स इन अ स्पैन ऑफ 30 years। और आपके पास है? मेरे पास नहीं है, क्योंकि 1995 में तो मैं 11 साल का था और मैं वॉरेन बफेट नहीं था कि मैं 11 साल में मेरे को वो हो गई थी कि इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सोचिए, अच्छा उसमें किसी ने 10,000 की इन्वेस्टमेंट की होती तो 30 साल में उसने 36 लाख रुपए डाले होते और आज वो 21 करोड़ होते। क्या बात है। अब लोग नहीं समझ पाते ये सब बातें, प्रियंका जी नहीं समझ पाते। यही दुख है मेरे को कि आपके सामने डेटा है, आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। 10 वाली चीज 2000 की हो गई 30 साल में। आपका क्या टाइम लगा, आपका क्या एफर्ट लगा? सिर्फ पेशेंस लगा ना, तो रखो आप अपने रिश्ते और को। उसमें कई बार आपने बहुत डाउनफॉल भी सब देखा कुछ हुआ है होगा। उसके बाद। आप 30 साल में क्या नहीं हुआ? हर्षद मेहता हुआ, उसके बाद 2000 का बबल हुआ, 2008 का क्रैश आया, 2015 की स्लोनेस आई, 2020 का क्रैश आ गया, उसके बाद एक बुल रन पर आ गई। आप चिपके रहे आप उससे। चिपके रहे और आपने पैसा कमा लिया। तो अच्छा, क्या पैसा ये- कमाना तो इतना आसान है एक्चुअली? पेशेंस। आप देखिए, आदमी शादी में 30-40 साल निकालता है और उसके बाद सेलिब्रेट करता है, आज मेरी गोल्डन एनिवर्सरी है, आज मेरी सिल्वर जुबली एनिवर्सरी है। उसके बाद आदमी जो है बच्चों के साथ 20-20, 22-22 साल का निवेश करता है। कभी बच्चे को आप पढ़ाते हुए 10 साल का हुआ तो बोलते बेटा यार तेरे पे बहुत खर्चा हो गया, चला तू अब निकाल पैसे वापस। 20 साल देते हो ना, अरे बेटे पे जो पैसा लगाते हो उतना SIP पे भी लगाओ। बेटा साथ देना दे, SIP जरूर साथ देगी भाई। ओके, अब ये बताइए, ये तो बात होगी जो लोग अभी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को देखकर थोड़ा सैड होंगे। ठीक है, मैं अभी सैड हुई थी, पर फिर मैं आपको सुन लेती हूँ, कुछ और एक्सपर्ट्स को सुनती हूँ और अपना फिर थॉट बनाती हूँ। जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं, नए इन्वेस्टर, क्या ये सही समय होगा या आप उनको कहेंगे नहीं थांबा अभी नहीं? देखिए, इसमें मेरा कहना एक ही होगा, सबसे पहले अपने गोल को आइडेंटिफाई कीजिए। ओके। अगर आपका गोल 3 साल 5 साल का है, यानी आपको समझे गाड़ी चाहिए, 5 साल बाद शादी करनी है, जो भी आपका लाइफ ओकेजन्स है, अगर छोटे समय के हैं तो मार्केट्स में वैसे ही मत आइए, प्लीज मत आइए। पर अगर आप एक लंबी अवधि के लिए अपने लिए एक जैसे रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं या फिर घर खरीदना चाहते हैं 10-12 साल के बाद, उसके लिए डाउन पेमेंट चाहिए, तो आज बहुत बढ़िया समय है पैसा डालने का। ओके। स्टार्ट करिए, क्योंकि आज से डाउनसाइड कम है, अपसाइड ज्यादा है। मैंने जैसे कि बताया कि ऑलरेडी निफ्टी 20 PE पे ट्रेड कर रहा है और हिस्टोरिकली 20 PE के नीचे वो गया नहीं है। तो अगर अभी गया भी तो कितना ही चला जाएगा? 5% और चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो आपको पता है आज से डाउनसाइड कम है, अपसाइड बहुत ज्यादा है। अपसाइड तो हमेशा अनलिमिटेड ही होता है जी। तो आज एक अच्छा समय है, अगर आप इस मार्केट को 10 साल की अवधि देना चाहते हैं तो आज बहुत बढ़िया समय है, आप पैसा डाल सकते हैं। ठीक पर अगर आप 2-3-4 साल के लिए आ रहे हैं, कृपया करके मार्केट में मत आइए। FD करिए, लिक्विड फंड्स करिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लीजिए, सोना खरीद लीजिए। सोना एक सिक्योरिटी की तरह होता है आपके लिए, तो ये सब चीजें खरीद लीजिए, बट फिर स्टॉक मार्केट में मत आइए। आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है क्या? बिल्कुल गोल्ड जबरदस्त भाग रहा है, किस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड मैं में? गोल्ड में प्योरली ETF के माध्यम से इन्वेस्ट करता हूँ और मैं गोल्ड बेसिकली हर महीने खरीदता हूँ जब भी वो थोड़ा सा गिरता है। तो जब भी गोल्ड 0.5%, 1% गिर जाता है तो मैं उठा लेता हूँ गोल्ड। तो इस तरीके से मेरे अभी तो आप नहीं खरीद रहे होंगे अभी थोड़ा सा, हाँ, पिछले एक 15-20 दिन से शॉपिंग नहीं हुई गोल्ड की, क्योंकि अभी हाँ वो गिरा भाग नहीं रहा है गोल्ड, $3,000 के ऊपर चला गया और अभी और प्रोजेक्शन आ रहे हैं उससे भी ऊपर जाएगा। बिल्कुल। अब ये बताइए कि इन्वेस्टर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस तो डगमगाया हुआ है, उन इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उनका कॉन्फिडेंस आपके पास जो मैसेजेस आते हैं, आप इतने इन्वेस्टर्स से जुड़े हैं, उनमें आपको दिख रहा है, आपको कुछ वैसे मैसेजेस दिख रहे हैं, आप उनका हौसला कैसे बढ़ा रहे हैं? तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो करी थी और उसमें मैंने बहुत सारा डेटा इन्फॉर्मेशन दिया, यही दिया कि डीमैट अकाउंट्स आज सबसे लोएस्ट 21 महीने के लोएस्ट हो चुके हैं खुलने में, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, स्टॉक्स में बढ़त नहीं हो रही है। उसके बाद अपना SIP का रेशियो बहुत ख़राब चल रहा है। इस वजह से CDSL करके कंपनी है, उसका शेयर 40-50% डाउन हो चुका है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर डाउन हो चुका है। पर मुझे बताइए, क्या CDSL खत्म हो रहा है? क्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो रहा है? क्या बजाज ऑटो खत्म होने वाला है या कोई रिलायंस खत्म हो रहा है? ये सब खत्म नहीं हो रहा है। तो जब आप 1600 में रिलायंस को पसंद कर सकते थे तो आज 1200 रिलायंस है, तो तब आज क्यों नहीं पसंद आ रहा आपको? ठीक है, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि लोग पैसा तभी कमा सकते हैं जब वो सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे, पर हम सबको आदत है महंगा खरीद के सस्ता बेचने की, तो हम कभी भी फिर ऐसा पैसा नहीं बना पाएंगे। और एक ही चीज़ है इस मार्केट में, एक ही चीज़ आपको जिताएगी, 99% लोगों से ज़्यादा जिता देगी, वो है पेशेंस,
एंड कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। लाइफ में कोई भी चीज़, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, नॉलेज हो, सब में आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, अच्छा लगता है तो भी करो, अच्छा नहीं लगता तो भी करो। तो यही है, आपको आज अच्छा नहीं लग रहा है, मार्केट्स खराब है, तो भी करो। जब अच्छा लग रहा था तो कर ही रहे थे। आप क्या कर रहे हो अभी? हमेशा SIP ऑन। SIP बंद नहीं होती जी। SIP चलेगी, बिकॉज सी आई एम 40 राइट नाउ। मुझे SIPs करनी है 55 साल की उम्र तक, तो आज से 15 साल और करना है, तो मैं क्यों वरी करूं? मैं तो, मेरा पोर्टफोलियो ऑब्वियसली मिड कैप स्मॉल कैप हैवी है। और आप कब से कर रहे हैं? मैं कर रहा हूं पिछले 10 साल से। ओके। और उससे भी पहले, एक्चुअली उससे पहले से कर रहा था, पर उसके बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया था, कुछ और इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी, फिर बाद में मैंने पिकअप कर लिया। सो यू नेवर स्टॉप योर इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स व्हाट हैज क्रिएटेड वेल्थ फॉर मी। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ SIPs एंड म्यूचुअल फंड्स। आई हैव वेरी गुड बिग फेथ कि भारत की मार्केट्स ऊपर जाएंगी। हाँ, कभी ये ब्लिप्स आएंगे, कोई रिकवरी को 12 महीने लगेंगे, कोई को 18 लगेंगे, कोई को 36 सर अभी की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? अभी की सबसे बड़ी लर्निंग जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि एक ही चीज़ जो आपको डेवलप करनी है वो है आपका माइंडसेट। मुझे लगता है लोग फाइनेंशियल एजुकेशन से पहले ना मेंटल एजुकेशन लेनी चाहिए उनको, कि कैसे हम पैसा बनाएं, उसके लिए उनको एजुकेशन होनी चाहिए। तो आई थिंक सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कभी फाइनेंस के बारे में सिखाया नहीं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त होना पड़ेगा, और तभी जाके लोग जो है पैसा कमाना या पैसा वेल्थ क्रिएट करना सीख पाएंगे। आपको लगता है लोग अभी भी हमारे देश में पैसों के बारे में, वेल्दी बनने के बारे में बात करने से थोड़ा हिचकते हैं? उनको लगता है कि अगर हम कहेंगे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वेल्दी बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो लोग कहेंगे बड़ा लालची है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मनी बिलीव्स हैं लोगों के, और लिमिटिंग बिलीव्स के साथ ये बहुत बदलने की जरूरत है। भाई, पैसा कमाना क्यों खराब है? आप आज लाइफ के मेजर सुख पैसों से ही ले सकते हो, ठीक है? अभाव में आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। आप अगर अभाव में रहोगे तो यू विल नॉट हैव अ गुड लाइफ। फिर आप ये सोचो कि भाई वो जो पैसा कमा रहा है उसने तो कुछ गलत किया होगा तभी। और आई थिंक इसमें इंडियन मूवीज ने भी बहुत रोल प्ले किया। अगर आप 1960-70s की मूवी देखें तो जिस आदमी के पास गाड़ी पैसा होता था तो वो सिगार फूक रहा होता था, वो कुछ ना कुछ नेगेटिव काम कर रहा होता था, तो लोगों के माइंड में था हाँ यार ये चोर है इसलिए इसके पास पैसा है। तो वैल्यू क्रिएशन के बारे में लोगों ने नहीं सीखा, मनी मैनेजमेंट के बारे में लोगों ने नहीं सीखा। और हमेशा विलेन अमीर होता था। हाँ, इसलिए विलेन अमीर होता था और गरीब में से कोई निकल के आके उसको फाइट करके उसका पूरा प्रकोप बचाता था। तो वो माइंडसेट हमारा इतना फ्रेम हो चुका है, इतना ज्यादा फ्रेम हो चुका है। जबकि अगर आप अमेरिकन मूवीज देखें तो वो बात करते हैं वेल्थ के बारे में, ग्रोथ के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में, जहां यूएस बहुत स्ट्रांग है। सोच बदलने की जरूरत है। आपने क्योंकि अभी बॉलीवुड का जिक्र किया, तो अभी की जो सिचुएशन है ये आपको कैसी, बॉलीवुड के टर्म्स में कैसी लग रही? किसी हीरो की याद दिला रही, किसी गाने की याद दिला रही है अभी की जो सिचुएशन है? अभी तो देखो सबसे मेजरली 90% इन्वेस्टर्स तो वही गाना गा रहे हैं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो वो अभी तक तो वही गाना उनके सब में माइंड में चल रहा होगा। तो उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? तो उनको मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गाने के माध्यम से तो नहीं, मेरे को कोई ऐसा गाना याद नहीं आ रहा, पर मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपका काम है, इन्वेस्टमेंट आपका काम नहीं है। आप नौकरी करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हैं, मनी 9 में हैं, तो दिस इज योर वर्क। आज हम दोपहर को 1:30 बजे शूट कर रहे हैं, आप फोन खोल के अभी नहीं देख सकते कि मार्केट्स क्या चल रही हैं। और दिन भर लोग बिजी रहते हैं, अपने व्यवसाय में रहते हैं, प्रोफेशन में रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं। मैं एक बिजनेसमैन से मिला जिसने बोला सर मैं गल्ले पे बैठा रहता था, फ्री होता था तो मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी, मेरा 36 लाख का नुकसान हो गया। मेरा साल में प्रॉफिट कितना करते हो गल्ले से? बोलता सर 10 लाख। तो मैंने बोला बचा हुआ पैसा कहाँ से आया? बोला सर वो जो सप्लायर को देना होता है तो वो पैसा कुछ दिन हमारे पास रह जाता है, तो उससे मैंने ट्रेड कर लिया था, 36 लाख का नुकसान हो गया। तो अब जस्ट इमेजिन कि अब उसको रिकवर करने में 3 साल लग जाएंगे। तो एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपको लाइफ में 10-15 साल पीछे पटक सकता है। तो क्यों करनी है गलती भाई? क्यों करनी है? आराम से चलो ना। तो वो ट्रक की याद आती है मेरे को हमेशा कि धीरे धीरे चलेंगे तो बार बार मिलेंगे, ज्यादा जल्दी मचाओगे तो हरिद्वार मिलेंगे। तो आई थिंक हम लोग को फोकस धीरे धीरे का ही चलना चाहिए, तभी हम बार बार मिल सकते हैं, नहीं तो हरिद्वार मिलना पड़ेगा। और सबको पता है हरिद्वार का मतलब क्या होता है। ओके फाइन, ये तो बहुत ही मतलब आपने एकदम एक्सट्रीम ही बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है अभी जिस तरह का माहौल है उसे पुशअप करने के लिए ज़रूरी है ये बार बार ड्रिल करना कि अपने निवेश को आपको नहीं रोकना है, धीरे धीरे करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, राइट? Any final message that you want to give? My final message, प्रियंका जी, is कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने लाइफ में अपनी सीट बेल्ट को पहनो। जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको सीट बेल्ट पहननी है, और आपकी सीट बेल्ट 3 होती है। पहला है आपका इमरजेंसी फंड। लोगों ने इमरजेंसी फंड बनाया नहीं है। भारत में हर 4 में से 3 लोगों के पास इमरजेंसी फंड नहीं है। तो अगर आज उनके कोई साथ आपदा विपदा हो गई तो दे आर गॉन, उनके पास पैसा ही नहीं। सेकंड है अपनी मेडिकल इंश्योरेंस जरूर खरीद लो, क्योंकि मेडिकल कॉस्ट्स बहुत ज़्यादा है। आपको मतलब एक बार वो कहता हूँ कभी कभी ज़रूरत ना पड़े, पर एक बार ज़रा हॉस्पिटल जाके देखना, अंदर घुस के बाहर आने में कभी कभी 25-30 हज़ार रुपये लग जाते हैं।
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस। अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का लोन है, आपके फैमिली है, उनके बच्चों की पढ़ाई है, तो उतने तक का लाइफ इंश्योरेंस खरीद के रखिए ताकि आपको कुछ हो गया तो दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। जब आपने ये 3 सीट बेल्ट पहन ली है, उसके बाद गाड़ी चलाते रहिए। कभी खड्डा आएगा, कभी रोड बहुत साफ आएगी, बस गाड़ी चलती रहनी चाहिए। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच संजय फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, मच नीडेड जी। हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। तो संजय की ये एडवाइस आप कई बार सुनते होंगे, पर मुझे लगता है इसको केवल सुनना ही नहीं, से अमल में भी लाना है। जब आप गाड़ी चलाएंगे, गड्ढे भी आएंगे, स्पीड ब्रेकर भी आएंगे, सपाट रोड भी आएगा। जब गड्ढे आते हैं या स्पीड ब्रेकर आते हैं, आप गाड़ी रोकते नहीं है ना, आप उसको पार करके आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह निवेश की गाड़ी को भी आगे बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। टाइम्स आर बैड, लेकिन कहते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ देन टफ गेट्स गोइंग। तो इस बात का ख्याल रखिए। शुक्रिया मनी 9 देखने के लिए, और मनी 9 पर इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट, इंटरेस्टिंग लोग हम लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू।